चलो भाई। सो क्लास 11th में सेल बायोलॉजी का यूनिट हम स्टार्ट कर चुके। बेटा आप नए हो शायद। व्हाट इज योर नेम? परिधि। परिधि। ओके। तुम तो शायद मैंने सेकंड क्लास है तुम्हारी। कनक नाम है ना तुम्हारा? एब्सेंट क्यों हो गए थे अगले दिन? चलो क्लास में रेगुलरिटी मेंटेन रखो, है ना। तो सेल बायोलॉजी वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया। उसमें सेल थ्योरी, सेल साइज, प्रोकैरियोटिक सेल, यूनिसेल, मल्टीसेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, तो ये सब डिस्कस कर चुके हैं। उसके साथ साथ यूकैरियोटिक सेल में हमने जो यूकैरियोटिक सेल के पार्ट्स हैं वो भी मैंने डिस्कस कराना चालू कर दिया है। तो उसके अंदर सबसे पहले हम सेल वॉल पढ़ चुके हैं, फिर सेल मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं। तो पहले मुझे बताइए कि अब तक के टॉपिक में किसी को कोई डाउट है, कुछ रिपीट कराना है, या फिर हम आगे बढ़ें? आगे बढ़ें, चलिए। तो आज का जो टॉपिक होगा इस नए सेशन में, इसमें हम दो चीजें टारगेट करेंगे। दैट इज नंबर वन एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम एंड नंबर टू माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर इनफ? जब मैं बात करता हूं बेटा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की, इस सिस्टम की जब मैं बात करता हूं तो बेसिकली चार ऑर्गेनिल्स को इसमें हम इंक्लूड कर लेते हैं। चार ऑर्गेनिल्स। तो नंबर वन कौन सी ऑर्गेनिल है? एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, नंबर वन। नंबर टू वी हैव गोल्जी बॉडी। नंबर थ्री वी हैव लाइजोसोम्स। नंबर फोर वी हैव वैक्यूल्स। ये चार ऑर्गेनील कलेक्टिवली मिला मिलके बनाती हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। व्हाई वी कॉल देम एज एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम? बिकॉज इनका फंक्शन, इनका जो फंक्शन है वो क्या है? फंक्शन इज कोऑर्डिनेटेड। इनका फंक्शन क्या होगा? कोऑर्डिनेटेड होगा। ये हम लास्ट में देखेंगे भी कि कैसे ये सारी ऑर्गेनील एक साथ काम करती हैं। क्लियर? चलिए। और सेकंड पार्ट होगा इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को तो आप ऑलरेडी जानते भी हो। इट इज कॉमनली, बहुत प्यारी स्टेटमेंट आती है, पावर हाउस ऑफ सेल। और क्या जनरेट करता है ये? एनर्जी। किसके फॉर्म में करेगा? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में करता है। क्लियर? तो आज इस मतलब इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम इस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के अंदर तो शायद मुझे लग रहा है कि एंडो मेम्ब्रेन ही मुश्किल से खत्म हो पाएगा। ठीक है, बट एनीवेज आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के ऊपर। अब हम बाहर से, आउट ऑफ द सेल से इनसाइड ऑफ द सेल मूव करते हुए आ रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने सेल वॉल डिस्कस कर ली, फिर सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया, राइट। अब नेक्स्ट जब हमारा ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम आया तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर होगा कि इट इंक्लूड्स, तो चार ऑर्गेनील हैं बेटा। एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, नंबर टू गोल्जी बॉडीज, नंबर थ्री लाइजोसोम, और नंबर फोर वैक्यूल्स। एंड व्हाई दे आर इंक्लूडेड इन द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम? बिकॉज अभी मैंने बताया फंक्शन क्या है? कोऑर्डिनेटेड है, एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। तो देयर फंक्शन, द फंक्शन ऑफ ऑल ऑर्गेनील्स, फंक्शंस functions of all organelles are coordinated। तो अगर कोई पूछ लेता है कि भैया बताओ क्या माइटोकॉन्ड्रिया एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, तो आंसर क्या होगा? यस या नो? नो, क्योंकि उसमें चार ऑर्गेनील ही याद रखना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। अंडरस्टूड? इसमें अब एक एक करके सारी ऑर्गेनील को डिस्कस करते हैं, और आज जब ऑर्गेनील्स को पढ़ेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि किस तरीके से इनका जो फंक्शन है वो एक साथ कोऑर्डिनेटेड होता है ना। तो लेट अस मूव टू एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमने ऑलरेडी बात कर चुकी है कि भैया चार ऑर्गेनील हैं। अगर इसके अलावा मैं किसी और ऑर्गेनील की बात करूं तो वो इसमें नहीं आएगा, रीजन बीइंग उनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं है। एक सिंपल सी बात समझ लेना। ठीक है, तो इतना पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? देखो एनसीईआरटी भी लगभग यही बात बोल रही है बेटा
कि while each of the membranous organelle is distinct in terms of its structure and function, many of these are considered together as endomembrane system because their function are coordinated. The endomembrane system include number one endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome and vacuoles. तो इन चारों को ही हम किस में मानेंगे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट मानेंगे. बाकी रेस्ट ऑफ द अदर ऑर्गेनेल, सिंस द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स, है ना, आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद द अबव कंपोनेंट्स, दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. तो ये जाहिर सी बात है कि जिनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है उनको पार्ट माना है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, जिनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं है उनको नहीं माना है. हो गई बात. लेट अस मूव टू द फर्स्ट ऑर्गेनेल, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, जब इस ऑर्गेनेल के बारे में हम आते हैं तो पहला पॉइंट इस ऑर्गेनेल का ये है कि इट अराइजेस फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये बेटा एक हमारी ऐसी ऑर्गेनेल है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अराइज करती है. ठीक है, उसके साथ साथ किसकी बनी हुई है, इट इज मेड अप ऑफ इसमें कुछ हमारे कंपोनेंट्स होते हैं इसके, तो उसमें लगभग 3 कंपोनेंट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, बहुत डिटेल में नहीं लेकिन नाम याद रखना है. नंबर 1 इज सिस्टर्ने, नंबर 2 इज ट्यूब्यूल्स और नंबर 3 इज वेसिकल्स. तो बेटा इसका जरा एक बार डायग्राम देखो आप लोग. अगर सपोज करो सर मैं बोल दूं कि यहाँ पर हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक्चुअली न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, इनर और आउटर. तो यहाँ से ब्लैबिंग होके निकल जाएगा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. कौन निकल जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना. फिर ये यहाँ से निकलेगा जो कि ब्रांच फॉर्म में हमारा ब्रांचिंग होने लग जाएगी ट्यूब्यूल्स की, इस तरीके से. क्लियर. तो ये जो लॉन्ग फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये वाले, इनको हम क्या कहते हैं, इनको बोलते हैं सिस्टर्ने. क्या बोलेंगे, सिस्टर्ने. ये जो ट्यूब लाइक ब्रांचिंग में दिख रहा है इनको बोलते हैं टिब्यूल्स. क्या बोलते हैं बेटा, टिब्यूल्स. और इन्हीं दोनों सिस्टर्ने के और टिब्यूल्स के साथ एसोसिएटेड कुछ हमारे स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं और इनको हम कहते हैं वेसिकल्स. क्या बोलेंगे, वेसिकल्स. क्लियर. तो जरा देखो, टिब्यूल जो होता है वो क्या होता है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स. फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स उस सिस्टर्ने है. तो अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना इस तरीके के, ये क्या है, हमारे सब सिस्टर्ने हैं. अंडरस्टूड. उसके साथ जो हमारा टिब्यूल्स हैं वो क्या है, वो ब्रांच्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ब्रांच्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. और तीसरा जो वेसिकल्स होता है वो कैसा होता है, ये होते हैं हमारे स्फेरिकल. ठीक है, स्फेरिकल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स, स्फेरिकल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स. तो डायग्राम में भी मैंने आपको दिखाया कि भैया ये जो हमारा मेम्ब्रेन निकलेगी न्यूक्लियस से वो सिस्टर्ने है. अगर ये ब्रांचिंग हो जाए तो इसमें टिब्यूल्स हो जाते हैं और साथ के साथ वेसिकल्स, दोनों तरफ रहेगा वेसिकल्स, तो इनको वेसिकल्स कहेंगे. ये पॉइंट क्लियर हुआ. उसके साथ आप एक बात देखना कि अगर आपको एक पूरा सेल दिखाई दे रहा है, अगर आपको पूरा सेल दिखाई दे, लेट अस इमेजिन दिस एट द स्केल ऑफ अ बिग सेल. हियर वी हैव अ न्यूक्लियस, यहाँ पर हमारे पास ये सिस्टर्ने, यहाँ पर ये बड़े बड़े हमारे पास टिब्यूल्स हैं, इस तरीके से. लेट अस कंसीडर दिस एज अ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक स्पेस है, क्या बोलेंगे उसको, स्पेस है. द स्पेस इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं ल्यूमेन. क्या बोलेंगे बच्चा, मेरे साथ रिपीट करो, क्या बोलते हैं, ल्यूमेन. तो सेल के अंदर की जितनी स्पेस होती है उसको ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है. ठीक है. तो जो स्पेस इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होगी इसको हम बोल देंगे ल्यूमिनल स्पेस. क्या बोल देंगे,
ल्यूमिनल स्पेस, और इसके बाहर जितनी भी ये स्पेस है ये क्या हो जाएगी, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ठीक है, तो भैया यहाँ इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा आता है कि जो हमारा ईआर है यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स साइटोप्लाज्म इनटू नंबर 1 ल्यूमिनल एंड नंबर 2 एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? बेटा याद रखें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ा रहा हूँ। कितनी ऑर्गेनेल आती हैं इसके अंदर, मेरे साथ बोलिए एक बार। 4। पहली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरी गोल्जी apparatus, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। तो कोई आपसे पूछ ले कि बताओ क्लोरोप्लास्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा, नहीं है। ये चारों ऑर्गेनेल एक साथ क्यों आती हैं? बिकॉज देयर फंक्शन इज कोऑर्डिनेटेड। उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस से निकलता है। और एक चीज याद रखना, न्यूक्लियस से तो निकलेगा, एक तरफ ये न्यूक्लियस की तरफ होता है बेटा और दूसरी तरफ ये मेम्ब्रेन की तरफ होता है। इसका एक कॉमन फंक्शन भी है कि पूरे सेल को एक फ्रेमवर्क भी देता है। तो अगर इसका जो नंबर है वो सेल के अंदर वो भी वेरिएबल होगा। कुछ सेल के अंदर नंबर ज्यादा हो सकता है ईआर का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, कुछ सेल के अंदर नंबर कम हो सकता है। समझ में आई बात? चलिए, तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि सर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये हमारे सेल की स्पेस को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। एक तो ये अपने अंदर जो स्पेस एनक्लोज कर रहा है उसको बोलेंगे ल्यूमिनल, और जो इसके अलावा रहेगी सारी की सारी वो क्या हो जाएगी, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दो टाइप में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस कि उसके सरफेस पर अगर राइबोसोम है या नहीं है। समझ में आई बात? चलो, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है आरईआर। तो आरईआर से पहले एक पॉइंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम बेटा दो टाइप में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला टाइप रफ ईआर, इसको शॉर्ट में बोलो हम ईआर ही लिखेंगे। दूसरा स्मूथ ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान से समझना, अब अगर जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सरफेस पर अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो राइबोसोम छोटे छोटे दाने के फॉर्म में होते हैं, तो रफ अपीयरेंस आ जाएगी। तो यहां पर क्या बात होगी कि जो आरईआर है इसका मतलब ये है कि सर दे हैव राइबोसोम्स ऑन द सरफेस। तो इसको हम बोलेंगे आर ई आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंडरस्टूड? ये जो हमारा दूसरा पार्ट होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे डोंट हैव राइबोसोम्स ऑन सरफेस। इसके सरफेस पर राइबोसोम अटैच्ड नहीं है। अगर राइबोसोम अटैच नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डायग्राम देखो बेटा एक बार अच्छे से। अगर आपको यहां देख पा रहे हो तो ये जो आपको बॉल्स दिखाई दे रही है छोटी छोटी ये वाली, ये सब राइबोसोम्स हैं। तो जिस ईआर के ऊपर राइबोसोम है वो क्या कहलाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर इसके ऊपर राइबोसोम नहीं है, ये देखो राइबोसोम है नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोई दिक्कत? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो टाइप में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस वेदर दे हैव द राइबोसोम ऑन द सरफेस और नॉट। नंबर 1 रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम है। नंबर 2 स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम नहीं है। क्लियर होगी बात? अब जो हमारा सबसे पहला टॉपिक आएगा, सबसे पहला जो टॉपिक आएगा दैट इज आरईआर, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? तो भैया इसके लिए सबसे पहली बात, दे हैव, ये तो मैं पहले भी करा चुका हूं, राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने पढ़ा हुआ है अब तक राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? समृद्धि? वेरी गुड, प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करता है वो। तो जाहिर सी बात है कि अगर
हमारे इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम जुड़ा हुआ है और राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसाइज करना। तो ये भी क्या फंक्शन परफॉर्म करता होगा? प्रोटीन सिंथेसिस करना। ठीक है, तो बेसिकली कंसर्न विद प्रोटीन सिंथेसिस, है ना, प्रोटीन सिंथेसिस। और ऐसे सेल्स में जिनमें प्रोटीन ज्यादा बनता है उनमें इनका नंबर कंपैरेटिवली हाई भी मिलेगा। ठीक है, सो नंबर हायर इन सेल्स इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अब बेटा एक बात ध्यान रखना कि क्या प्रोटीन का सिंथेसिस अब केवल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही होता है या इसके सरफेस पर भी होता है, या प्रोटीन का सिंथेसिस हमारे सेल में और कहीं नहीं होता? मेरा तुमसे क्वेश्चन है, बताओ कैसा होता होगा प्रोटीन का सिंथेसिस? जैसे मैंने बोला कि जो राइबोसोम है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर है, वो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। तो क्या इसके अलावा, राइबोसोम के सरफेस के अलावा, प्रोटीन का सिंथेसिस कहीं और नहीं होता? या सुना है, नहीं सुना है इसके बारे में, या सर हम कुछ नहीं बोल सकते? बताओ समृद्धि। है, होता है। कहाँ होता है? चलो, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, वेरी गुड। और अच्छा, साइटोप्लाज्म में होता है कि नहीं होता? मेजर जो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है, समझ लेना। ठीक है, ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस होगा, जो आप कक्ष लाइन 11 क्लास 12 में पढ़ोगे, ठीक है, वो जो हमारा प्रोसेस है ट्रांसलेशन का यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस का, दैट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म ओनली। तो अगर प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है तो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए कराने की क्या है? तो उसका आंसर है कि कुछ प्रोटीन्स जो हमारे साइटोप्लाज्म में बनते हैं उनकी रिक्वायरमेंट सेल को साइटोप्लाज्म के अंदर ही पड़ती है। बट देर आर सर्टेन प्रोटीन, जैसे अभी आपने मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था ना पेरिफेरल प्रोटीन्स, यानी कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के ऊपर भी प्रोटीन है और अंदर भी प्रोटीन है। तो वो प्रोटीन फॉस्फोलिपिड जो के ऊपर जो प्रोटीन है वो वहां पहुंचा कैसे? नहीं समझे बात को भाई? देखो, यहां पर अगर सपोज करो कोई प्रोटीन है, अब प्रोटीन यहां बनता है साइटोप्लाज्म के अंदर, तो यहां तक पहुंचा कैसे? तो इसका मतलब अगर हमें कोई प्रोटीन किसी एक स्पेसिफिक जगह पर अगर पहुंचाना है, उसकी लोकेशन अगर हमने ऑलरेडी स्पेसिफाई करी हुई है कि भैया वो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिल के अंदर चाहिएगा या वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर चाहिएगा, तो फिर जो प्रोटीन का सिंथेसिस है वो आरईआर के थ्रू होता है। अब इसमें पूरा ईआर इन्वॉल्व हो जाएगा, समझ गए? आप ऐसे भी समझो कि सर अपने पास बहुत सारे ऐसे वेसिकल्स होते हैं अंदर जिनमें एंजाइम भरी हुई है। एंजाइम क्या है? एंजाइम तो प्रोटीन होता है। अब ये प्रोटीन इस वेसिकल के अंदर कैसे पहुंचा? और ऐसी वेसिकल्स को हम बोलते हैं लाइसोसोम। बात समझ रहे हो? तो इफ यू नीड टू ट्रांसफर प्रोटीन टू सर्टेन स्पेसिफिक लोकेशंस विद इन द सेल, इफ यू नीड टू ट्रांसफर द प्रोटीन आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर प्रोटीन सिक्रीट करना है, सेल के अंदर उसको किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे भेजना है, तो वो सारा का सारा जो हमारा ट्रांसपोर्ट है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के थ्रू ही होता है। क्या बात समझ में आई नहीं आई? अब वो कैसे काम करेगा वो मैं एक बार, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो मैं सेपरेटली पढ़ाऊंगा, गोल्जी बॉडी एक बार सेपरेटली पढ़ाऊंगा, फिर मैं तुम्हें एक साथ उनका कोऑर्डिनेशन भी बता दूंगा कि कैसे काम कर, कोई एक एग्जांपल लेकर। क्लियर? तो पहला हमारा पॉइंट हुआ बेटा आरईआर। आरईआर के बारे में एक बात कि र, क्या बोलते हैं, राइबोसोम सरफेस पर है, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा, नंबर उनमें ज्यादा मिलेगा जिनमें सेल्स प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। दूसरा जो हमारा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, इसको ऐसा क्यों बोल रहे हैं जल्दी बताओ, मैं बता तो चुका हूं वैसे एक बार। वेरी गुड। इसके सरफेस पर क्या होता है? इसके सरफेस पर राइबोसोम नहीं होता। जब सरफेस पर राइबोसोम नहीं होगा तो क्या बोल देंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देंगे। क्लियर? तो पहला पॉइंट, नो राइबोसोम्स, नो राइबोसोम्स ऑन सरफेस। तो किस, ये काम क्या करता है? इट इज कंसर्न्ड विद लिपिड सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस।
तो बेटा लिपिड के सिंथेसिस में इसका बहुत बड़ा रोल है। एक दो फंक्शन और एक्स्ट्रा लिखना चाहो तो लिख लो। डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस इन लिवर। लिवर, आप जितनी भी दवाइयाँ, ड्रग्स, जितना भी खाना हम खाते हैं ना, उसके अंदर जितने भी हमारे केमिकल्स होते हैं, उन सबको डिटॉक्सिफाई करने का काम हमारा कौन करता है? लीवर ही करता है। तो लीवर के अंदर जो सेल्स होते हैं हिपेटोसाइट्स, उसके अंदर सेल्स के अंदर जो एसईआर होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, उसके अंदर ये बहुत सारी ऐसी हमारी एंजाइम्स होती हैं जो उनको डिटॉक्सिफाई करता है। क्लियर? तो मेनली लिपिड सिंथेसिस, आरईआर प्रोटीन सिंथेसिस। तो बताओ ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, सिंपल सी बात है सर। सिस्टर्ने ट्यूब्यूल वेसिकल का बना हुआ है। जो हमारे सेल की स्पेस है उसको ल्यूमिनल एक्स्ट्रा ल्यूमिनल में डिवाइड कर रहा है। उसके साथ अगर सर सरफेस पर आरबीसी है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा, और अगर नहीं है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा। क्लियर होगी बात? चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट उस पे आते हैं बेटा, ऑर्गेनेल पे, एंड दैट इज द गोल्जी बॉडी। लेकिन गोल्जी अपैरेटस को पढ़ने से पहले एक बार इसका ये पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी क्या कह रही है ये हम रीड कर लेते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल रिवील द प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क। अब देखो, रेटिकुलम वर्ड का मतलब अपने आप में नेटवर्क ही होता है। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी रेटिकुलम वर्ड का मतलब क्या है? नेटवर्क। रेटिकुलम नेटवर्क होता है, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क ऑफ और रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर scattered in the cytoplasm and this is called endoplasmic reticulum। क्या बोलते हैं इसको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसीलिए हाँ हाँ ठीक है। हेंस ER divides the intracellular space into two distinct compartment, that is beta luminal, luminal and extraluminal। एक्स्ट्राल्यूमिनल जो स्पेस है वो साइटोप्लाज्म वाली स्पेस होगी, और जो ल्यूमिनल है वो ER के अंदर की स्पेस होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर की स्पेस होगी। अब उसके बाद देख लो, ER ऑफन शोज राइबोसोम अटैच टू द देयर आउटर सरफेस। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। In the absence of ribosome, they appear smooth and are called smooth endoplasmic reticulum। तो मतलब अगर राइबोसोम है तो सर बोल देंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर नहीं है तो क्या बोलेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER is frequently observed in the cells actively involved in protein synthesis। ये देखो, RER किस में इन्वॉल्व होगा? प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा, है ना, एंड सिक्रीशन। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। तो एक बार अगर मान लीजिए, हाँ, न्यूक्लियस से ही स्टार्ट होता है बेटा, ये मैंने पहले ही बता दिया कि न्यूक्लियस से स्टार्ट करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। तो एसईआर जो है किसका साइट है? लिपिड सिंथेसिस का साइट है। क्लियर? इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या यहां तक बात क्लियर होगी बेटा सबको? दो दो तीन तीन चार चार पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही आपको याद रखने हैं। अगर इतना आप याद रख लेते हो दैट इज मोर देन सफिशिएंट इनफ फॉर यू। क्लियर? चलो अगला जो हमारा ऑर्गेनील है, जो इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो पार्ट है, उसका नेक्स्ट ऑर्गेनील क्या है? वो है हमारा गोल्जी बॉडीज या गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, चलो भाई। तो नेक्स्ट ऑर्गेनील है हमारी गोल्जी अपैरेटस। यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज फिर हम ये ऑर्गेनील स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट कर दें? वेरी गुड। देखो बच्चों, अब हमारे पास 1898 में एक साइंटिस्ट आते हैं। उन साइंटिस्टों का नाम क्या है? कमीलो गोल्जी। अब तुम समझ भी गए होगे कि सर इस ऑर्गेनील का नाम गोल्जी अपैरेटस है, गोल्जी बॉडी क्यों पड़ा है। ठीक है, तो कमीलो गोल्जी इन 1898 AD discovered some densely stained reticular structures which are called as गोल्जी बॉडी। तो ये तो हो गया यार इसकी डिस्कवरी से रिलेटेड पार्ट।
कि 1898 में कमिलो गोल्जी ने ये एक ऐसा स्ट्रक्चर जो है न्यूक्लियस के पास, उसको देखा कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो बहुत डेंसली डार्क सा है, ये क्या है। तो ही वॉज द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्कवरी ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिल। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम देखेंगे कि सर ये जो ऑर्गेनिल है किसका बना हुआ है, तो दिस ऑर्गेनिल इज मेड अप ऑफ सिस्टरने, सिस्टरने which are interconnected to each other, which are interconnected to each other। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे फ्लैट एंड मेम्ब्रेन सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, ये उनका बना हुआ है। मैं इसका डायग्राम भी अगर आपको बना के दिखाऊं, जरा एक बार यहां देखो बेटा, एक ये देखो कि भाई मान लीजिए सर अपने पास यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहाँ से तो निकल गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये न्यूक्लियस है। अब ये तो वगैरह वगैरह चला गया पूरा, समझ गो, ये तो ईआर है, इसकी तो बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं, है ना। तो गोल्जी को क्या दिखा, गोल्जी को, कमिलो गोल्जी को, कि सर उसने देखा कि कुछ हमारे पास ऐसे मेम्ब्रेनस सेक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो न्यूक्लियस की तरफ ही प्रेजेंट हैं, न्यूक्लियस की तरफ ऐसे। ठीक है, फ्लैट एंड स्ट्रक्चर्स हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड है, आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो ये जो हमारे फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये कौन है, ये है सिस्टर्न है। तो जैसे ही सिस्टर्न ने वेसिकल टिब्यूल्स का बना हुआ है, वैसे ही हमारी गोल्जी बॉडी भी किसकी बनी हुई है, सिस्टर्न की ही बनी हुई है। अब नंबर ऑफ सिस्टर्न ने जनरली देखो तो 2 3 4 5 6 ऐसे हो सकते हैं, लेकिन इसमें कभी कभार एक दो पॉइंट आप चाहो तो याद रख सकते हो। दैट इज, एक होता है हमारे पास डिक्टियोसोम्स, कुछ हमारे पास प्लांट सेल्स हैं या फंगल सेल्स हैं, उनके अंदर जो गोल्जी अपैरेटस मिलता है, ठीक है, उनमें जो हमारे सिस्टर्न है वो कनेक्टेड नहीं होते। लेकिन ये लाइन क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ठीक है, तो तुम एक वो डाल लो, एक नोट डाल लो अपने अंदर, डिक्टियोसोम्स, मैं वर्ड लिख रहा हूं, डिक्टियोसोम्स, डिक्टियोसोम्स। ये बेसिकली अनकनेक्टेड, अनकनेक्टेड सिस्टर्ने होते हैं इन गोल्जी बॉडीज। एग्जाम्पल मिलेगा आपके पास फंगस में, और दूसरा मिलेगा प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, इट्स जस्ट एन एक्स्ट्रा नोट, क्योंकि पहले हम इसको थोड़ा पढ़ाते थे और ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है आपके पास। तो बेटा पहले मुझे बताओ ये बात क्लियर हुई, किसने डिस्कवर करा इसको। ठीक है, तो किसका बना हुआ है बेटा, सिस्टरने का बना हुआ है। अब जब इस सिस्टरने को देखते हैं, ध्यान से देखना, जब इस सिस्टरने को देखते हैं तो सिस्टरने हैव, इनका डायमीटर होता है, वो डायमीटर कितने का मिलेगा, लगभग 0.5 से लेकर के 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर के 1.0 माइक्रोमीटर, इतना ही है क्या। हाँ, तो इतना डायमीटर इनका जो है लगभग हमको देखने को मिलता है। माइक्रोमीटर की स्केल में इतना डायमीटर है, मतलब अगर आप इनका डायमीटर देखो, ठीक है, ये ऐसे डायमीटर इनका देखने को मिले, चौड़ाई देखने को मिलेगी इनकी। ये जो सिस्टर्ने हैं ये कंसेंट्रिकली अरेंज्ड होते हैं, क्या होते हैं, कंसेंट्रिकली अरेंज्ड, अरेंज्ड कंसेंट्रिकली। अच्छा क्या मतलब है इस बात का, जरा बताना एक बार। अगर मैं कह रहा हूं कि सिस्टर्ने कंसेंट्रिकली अरेंज्ड है, व्हाट डज इट मीन है, सबका, हाँ सबका, वेरी गुड। अगर एक ही सेंटर को मान के तुम बहुत सारे सर्कल बना दो तो उन सारे सर्कल को क्या बोलेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल बोल देंगे, राइट। तो ये जो सिस्टर्ने हैं ये उसी तरीके से अरेंज होते हैं हमारे। तो पहला पॉइंट, ये 2 3 पॉइंट क्लियर हो गए। कमिलो गोल्जी ने 1898 में डिस्कवर करा, उसके बाद हमने देखा कि सर सिस्टर्ने का बना हुआ है, जिसका डायमीटर लगभग 0.5 से लेकर 1 माइक्रोमीटर के बीच का होता है। ठीक है, और ये जो हमारे सिस्टर्ने हैं उनका अरेंजमेंट कंसेंट्रिक है। क्लियर हो गई। अब बेटा देखो ध्यान से, ये ऐसे अरेंज्ड आपस में है न्यूक्लियस की तरफ, ये न्यूक्लियस है और एक पार्ट न्यूक्लियस से दूर है। अब जो हमारा गोल्जी अपैरेटस होता है इसके बेटा दो फेज होते हैं, कितने फेज होते हैं, दो फेजेस। फेज ऑफ गोल्जी apparatus,
अपैरेटस। ठीक है बेटा, ध्यान से समझ लो। सर यहाँ हमने बना दिया सिस्टर ने, ये हमने सिस्टर ने बना दिए, इनको कर दो कनेक्ट आपस में। ठीक है, ये है हमारा न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। आप इमेजिन कर लो कि सर न्यूक्लियस इस तरीके से होता है ना पूरा। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ोगे तो ऐसे ही पढ़ने को मिलेगा, बीच में उसमें पोर होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, इसको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। ओके ये हमारा न्यूक्लियस है, इसको न्यूक्लियस से लिख दें ज्यादा बेटर है। न्यूक्लियस की तरफ का जो फेज होता है, ठीक है याद रखना, इनको तीन नाम से जानेंगे। न्यूक्लियस की तरफ का जो फेज होता है बेटा, उसको तीन नाम से जानते हैं, सिस, कॉन्वेक्स एंड फॉर्मिंग फेज। फॉर्मिंग फेज। अब ये भी मैं तुम्हें बता दूंगा कि ऐसा क्यों बोलते हैं, है ना, ऐसा इसको क्यों बोलते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो याद रखना ये जो हमारा फेज है, ठीक है, ये वाला जो न्यूक्लियस की फेज का तरफ है, इसको बोलते हैं सिस, कॉन्वेक्स एंड फॉर्मिंग फेज। जो उल्टा वाला फेज होगा बेटा, जो अपोजिट फेज हो जाएगा, इसको बोलेंगे ट्रांस, कॉनकेव एंड मैच्योरिंग फेज। मैच्योरिंग फेज यानी कि जो न्यूक्लियस से दूर है वो हो गया हमारा, ठीक है, कॉनकेव, मैच्योरिंग फेज और ट्रांस फेज। तो गोल्जी अपैरेटस के बारे में स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन तो इतनी ही है, इतनी बहुत बहुत है कि किसका बना हुआ है, किसने डिस्कवरी करा, कैसा दिखाई देता है, कहाँ प्रेजेंट है, हर किसी के बारे में ऐसे ही पढ़ना होता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन तो हमारे पास आ गई जी। अब नेक्स्ट बात आएगी सर इनके फंक्शन के बारे में, कि ये फंक्शन क्या परफॉर्म करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग होगा दैट इज द फंक्शन। अगला हेडिंग डालेंगे फंक्शंस ऑफ गोल्जी अपैरेटस। सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन इज पैकेजिंग एंड सिक्रीशन। बेटा आप ऐसे इमेजिन करो, आपने क्लास 10th में पढ़ के आया होगा, डाइजेशन पढ़ा होगा, राइट। तो आपने सुना होगा सर स्टमक के अंदर जूस आता है, डाइजेस्टिव जूस आता है, उसके अंदर एंजाइम आती है। वो एंजाइम सेल के बाहर आ कैसे रही है? सेल के बाहर आती नहीं है, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको सिक्रीट करना पड़ेगा। सेल के बाहर कोई भी चीज अगर जाती तो जाती कैसे, बात समझे? तो उसको बाहर भेजने का, उसको पैक करके बाहर भेजने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। तो सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन जो इनका है वो है पैकेजिंग एंड सिक्रीशन। इसीलिए बहुत सारे राइटर्स इनको एक नाम देते हैं, ठीक है, तो इनको कहते हैं मिडिल मैन ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? मिडिल मैन ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए सर सेल के अंदर कोई प्रोटीन बन रहा है, उस प्रोटीन को कहीं और भेजना है, तो कौन पैक करके भेजेगा? गोल्जी अपैरेटस करके भेजेगा उसको। ये प्राइमरी फंक्शन है इसका। दूसरा फंक्शन अगर मान लो कि जो एनसीईआरटी कहती है वो है फॉर्मेशन ऑफ नंबर 1 ग्लाइकोप्रोटीन्स। अगर प्रोटीन के साथ ग्लाइको ग्रुप जोड़ना है तो नंबर 2 ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, मतलब ग्लाइको ग्रुप प्रोटीन में लिपिड में जोड़ना हो तो भी कौन करेगा? तो भी हमारा गोल्जी बॉडी ही करता है। उसके साथ और भी एक्स्ट्रा फंक्शन है जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। जैसे एक होता है फॉर्मेशन ऑफ हेड ऑफ स्पर्म। स्पर्म, इस हेड को हम बोलेंगे एक्रोजोम। क्या बोलेंगे? एक्रोजोम। देन यॉक फॉर्मेशन, जो ओवम होता है उसके अंदर यॉक बनाने का काम भी कौन करता है? गोल्जी बॉडी ही करती है बेटा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वैक्यूल फॉर्मेशन, सॉरी लाइजोजोम। लाइजोजोम का फॉर्मेशन,
ये भी कौन करेगा, ये भी गोल्जी बॉडी ही करेगा। अंडरस्टूड। अब एक बार हमने ईआर कर लिया, हमने गोल्जी बॉडी कर लिया, थोड़ा इनका कोऑर्डिनेशन समझ लीजिए, है ना, हल्का सा कोऑर्डिनेशन समझ लीजिए, क्योंकि अगली ऑर्गेनील तो हमारी गोल्जी एपेरेटस आ जाएगी। फिर मैं इसको आपको रीड करा दूंगा एक बार। चलो, कोऑर्डिनेशन ऑफ ईआर गोल्जी बॉडी, ठीक है, हाँ इतना ही दे। तो कोऑर्डिनेशन में आप इमेजिन करो कि भैया ऐसा है, अपने पास है न्यूक्लियस, अपने पास क्या है, न्यूक्लियस। फिर अपने पास है एक भयंकर तरीके से यहां से निकला, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे, ओके। अपने पास एक और ऑर्गेनील है, एक सेकंड, ठीक है। तो इमेजिन कर लो कि सर इनका फंक्शन कोऑर्डिनेट कैसे होता है, हम ये एक बार देखेंगे कि सर इनका फंक्शन एक रिलेशन में चल कैसे। हमारे पास इमेजिन कर लो कि सर यहां है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और कोई एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन को पहुंचाना है यहां तक, यहां तक पहुंचाना है, समझ गए। अब प्रोटीन का सिंथेसिस तो होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ये वो यहां पहुंचेगा कैसे। तो इसमें क्या होगा कि सर जिस प्रोटीन को ऑलरेडी हमें पता है कि सर इस प्रोटीन को बाहर जाना है, तो यहां हमें मालूम है सर इसके सरफेस पर कौन बैठा है, बोलो कौन बैठा है, राइबोसोम बैठा है भाई, समझ में आ रही है बात, कौन बैठा है, राइबोसोम। तो तुम्हें अभी प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस पता है नहीं, बट अगर थोड़ा बहुत जानते हो तो होगा क्या कि सर जीन है, उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, आरएनए ट्रेवल करके जाएगा इसके अंदर तक, और यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। आप मोटी मोटी बात समझ लो कि प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाएगा, ठीक है। जब प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ, यहाँ पर आरएनए पहुंचा, आरएनए को यूज करके प्रोटीन बना दिया, तो ये प्रोटीन जो है यहाँ मूव करेगा, आगे मूव करेगा, और यही प्रोटीन, ये जो इसकी मेम्ब्रेन है ना, ये मेम्ब्रेन एक वेसिकल बना के इस प्रोटीन को इसके अंदर पैक कर देगी। क्या कर देगी, पैक कर देगी वेसिकल के फॉर्म में, ठीक है। आर से प्रोटीन बना और वेसिकल के फॉर्म में निकल लिया। अब ये केवल प्रोटीन है। अब हम ये भी मान लेते हैं कि सर यहां जो प्रोटीन आना है ना, वो आना है ग्लाइकोप्रोटीन। क्या आना है, ग्लाइकोप्रोटीन आना है। लेकिन यहां क्या बना है, यहां बना है सर केवल प्रोटीन। नाउ इमेजिन सर इधर हमारा क्या है, इधर है गोल्जी बॉडी, ठीक है। अब गोल्जी बॉडी कहता है चलो एक काम करो, ये प्रोटीन मेरे पास भेजो, इसको मैं तैयार करूंगा, मैं मॉडिफाई करूंगा इसको, क्योंकि इस प्रोटीन के अंदर बहुत सारी चेंजेस चाहिए होती हैं, है ना। तो इसने क्या किया, इस प्रोटीन को, ये वेसिकल यहां गई, कहां गई, यहां पर, और यहां पे जाने के बाद ने इस वेसिकल ने इस प्रोटीन को इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, ये इसको देकर के आ गई। इसीलिए ये जो हमारा फेज है ना, इसको बोलते हैं सिस कॉन्वेक्स या फॉर्मिंग फेज। कोई भी चीज अगर स्टार्ट होती है तो वो कहां से होती है, यहां से स्टार्ट होती है वो। फिर ये जो हमारा प्रोटीन है, ये इंटरकनेक्टेड पूरा इसके अंदर से मूव करेगा, मूव करेगा अंदर, जब तक ये एंड तक पहुंचेगा, गोल्जी बॉडी इसको मॉडिफाई कर देगी। तब तक मॉडिफाई करने के बाद में गोल्जी बॉडी फिर इसको पैक करेगी अपनी वेसिकल के फॉर्म में यहां से,
वेसिकल निकला, अब इसको मॉडिफाई कर दो, ये मान लीजिए सर आपका हो गया ऐसा, बढ़िया तरीके से तैयार कर दिया इसको। अब ये वेसिकल फिर ट्रेवल करके जाएगी, ट्रेवल करके जाएगी, ट्रेवल करके जाएगी और यहां जाके इसको छोड़ देगी। अब आप खुद ही मुझे बताओ सर, इनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड हुआ कि नहीं हुआ? एक प्रोटीन जो था जिसको बनाया किसने? आरईआर ने। आरईआर ने भेजा कहां तक? गोल्जी बॉडी के अंदर। गोल्जी बॉडी ने क्या करा सर? उसका मॉडिफिकेशन करा, उस प्रोटीन के अंदर ग्लाइको ग्रुप जोड़ा, उसको ग्लाइको प्रोटीन बनाया और फिर उसने उसको कहां पहुंचाया? जहां उसको जाना था। ये एक एग्जाम्पल है इनके कोऑर्डिनेशन का, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। समझ रहे हो बात को? चलो, ये एक कोऑर्डिनेशन है जो केवल एक नॉर्मल एक्सप्लेनेशन, तो मैं इसको कोई ऐसे पढ़ाएगा नहीं इस तरीके से, लेकिन हाँ यही चीज एक्सप्लेन भी करती है कि भैया जो हमारा गोल्जी बॉडी है वो हमेशा ईआर और न्यूक्लियस के पास क्यों रहता है? बिकॉज इसी रीजन से न्यूक्लियस से प्रोटीन बन के जाएगा, यहां से प्रोटीन को यहां भेजा जाएगा, दैट इज वाई दे आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी एज वेल। बिकॉज नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि किस रीजन से इनका, ये इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मानते हैं और इनका फंक्शन कैसे कोऑर्डिनेटेड है। बोलो कोई दिक्कत? कनक समझ में आ रहा है बेटा? वेरी गुड। चलिए, तो प्राइमरी फंक्शन क्या है? पैकेजिंग एंड सिक्रीशन है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड, देन हेड ऑफ द स्पर्म फॉर्मेशन, यॉक फॉर्मेशन, लाइसोसोम का फॉर्मेशन, ये सब इनके फंक्शन है हमारे गोल्जी apparatus के। तो अगर आप बेटा यहाँ पर देखोगे कि एनसीईआरटी जो तुम्हारा रिटर्न कंटेंट है वो क्या कह रहा है, जरा देखिए। सबसे पहले किसने डिस्कवर करा? कमीलो गोल्जी ने डिस्कवर करा। ऑब्जर्व्ड डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, कब? 1898 के अंदर, है ना? These were later named Golgi bodies after him. उसके बाद लेटर इसी के ऊपर गोल्जी बॉडी नाम पड़ा। कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट डिस्क शेप सेक्स और सिस्टर्ने, किसके बने हुए हैं? सिस्टर्ने, जिनका डायमीटर कितना है बेटा? 0.5 से लेकर 0.1 माइक्रोमीटर का डायमीटर हो गया। These are stacked parallel to each other. Varied number, देखो बेटा याद रखना, varied number of cisternae are present in Golgi complex. 1, 2, 3, 4 ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटी ऑफ द सेल। Golgi cisternae are concentrically arranged near the nucleus with distinct convex, cis or forming face and concave, trans or the maturing face away from the nucleus. तो बेटा याद रहे कि अगर यहां पर न्यूक्लियस है तो ये वाला जो हमारा फेज होगा क्या होगा? सिस, कॉन्वेक्स एंड फॉर्मिंग फेज होगा। और अगर ये वाला फेज होगा तो ये क्या होगा? ट्रांस, कॉनकेव एंड मैच्योरिंग फेज होगा। फेज या फेस एक ही बात है, ठीक है? चलो, सिस एंड ट्रांस फेस ऑफ ऑर्गेनिल आर एंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। एंटायरली डिफरेंट है बिकॉज यहां तक कोई ऑर्गेनिल आके फ्यूज करती है, यहां से बाहर निकलती है। जैसे मान लो कोई कंपनी होती है ना, एक कंपनी के अंदर रॉ मटेरियल आया तो उसने अपने अंदर उसको बनाया, पैकेजिंग करा और प्रोडक्ट बनाने के बाद कहीं और से निकाला, वो वाला पॉइंट है। ये एंट्री गेट है, ये एग्जिट गेट है। डन? चलिए साहब आगे देखो। फंक्शन Golgi apparatus particularly or sorry principally performs the function of packaging material to be delivered either to intracellular targets, यानी कि सेल के अंदर कहीं डिलीवर करना हो, मान लो माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचाना है, पेरोक्सिसोम में पहुंचाना है, ठीक है, कहीं भी सेल के अंदर भी कहीं पहुंचाना हो प्रोटीन आपको, ठीक है, और सिक्रीटेड आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर भेजना हो, तो उसमें कौन हेल्प करेगा पैकेजिंग में और सिक्रीशन में? गोल्जी बॉडी ही करेगा। मटेरियल टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम द ईआर, देखो जो मटेरियल जिसका पैकेज होना है, अब चाहे वो बेटा लिपिड हो या वो प्रोटीन हो, अगर लिपिड है तो एससीआर से लिपिड बन के आएगा, प्रोटीन है तो आरईआर से प्रोटीन बन के आएगा, दोनों वेसिकल के फॉर्म में आए, दोनों को कहां तक भेजा जाएगा? गोल्जी बॉडी के अंदर। ये क्या करेगा अपने अंदर? उसको करेगा पैकेजिंग, जो भी तोड़ मरोड़ करने उसको करना है, चेंज वेंज करना, वो सब अपने अंदर करेगा और बाद में ऐसी वेसिकल बन के बाहर निकल जाती है ना? तो देखो ER fuse with the cis phase of the Golgi apparatus and move towards the maturing phase. cis phase से फ्यूज करता है और maturing phase की तरफ वो मूव करेगा, और यही एक्सप्लेन करता है, this explains why the Golgi apparatus remains in
क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ गए? A number of proteins synthesized by ribosomes on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released for its transphase। यानी कि देखो, important site for formation of glycoprotein and glycolipid। तो प्रोटीन का और लिपिड का अगर आपको मॉडिफिकेशन करना है तो किसके अंदर होगा? गोल्जी बॉडी के अंदर होगा। तो आप मुझे बताइए कि सर इसे पढ़ने के बाद में गोल्जी बॉडी के लिए आपका ज्ञान के द्वार थोड़े खुल गए हैं, नहीं खुले? निकुंज, समझ में आ रहा है या ऐसे ही बैठा है? पक्का? चलो, तो गोल्जी apparatus हो गया बेटा। परिधि तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है, वेरी गुड। चलो भाई बेटा, अगली ऑर्गेनेल हमारी होगी वो है लाइसोसोम। ठीक है, तो लाइसोसोम के बारे में भी क्विकली हम कवर कर लेते हैं। चलो, अब ये जो लाइसोसोम होता है, ध्यान से देखना, ये भी क्या है बेटा? ये भी हमारे वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स formed from Golgi bodies। Golgi bodies, ठीक है, which contains acidic hydrolysis enzymes। हाइड्रोलिसिस अपने आप में एंजाइम से होती है। दे वर्क्स अंडर एसिडिक पीएच, यानी कि पीएच लेवल जो है बेटा वो 5 से कम होना चाहिए, लेस देन 5। ठीक है, तो ये क्या है? देखो ध्यान से समझ लीजिए सर, अपने पास ये गोल्जी बॉडी है ना, यहां से सर बहुत सारी वेसिकल्स आई जिनके पास बहुत सारा प्रोटीन भरा हुआ है। ये सारी प्रोटीन यहाँ फ्यूज करेगा, सारा प्रोटीन इनके अंदर, और फाइनली इन सारे प्रोटीन को एक साथ पैक करके भेज देता है एक में। अब ये जो वेसिकल जैसी हमारी स्ट्रक्चर बनी, जिनके अंदर हमारा क्या है? हमारा एक बहुत सारी एंजाइम्स है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस है। ठीक है, तो इनको हमने क्या बोला? इनको बोला लाइसोसोम्स। क्या बोला? लाइसोसोम्स। तो किससे बन गई? गोल्जी बॉडी से बन गया। क्या है इनके अंदर? एसिडिक एंजाइम है। एसिडिक एंजाइम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज पीएच लेवल 5 से कम में काम करेंगे। अगर पीएच 5 से कम है तो क्या पीएच होती है? एसिडिक पीएच ही होती है ना, यस या नो? एसिडिक पीएच ही होता है। तो पीएच लेवल एसिडिक पीएच से कम है। अब फंक्शन क्या है देखो, ये तुम जानते ही हो ऑलरेडी। इनको हम बेसिकली सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं, बिकॉज दे डाइजेस्ट ओल्ड एंड worn out cell organelles। ठीक है, as well as they kill the cell itself, और बेटा एक और बात याद रखना, दे ऑल्सो प्रोवाइड्स डिफेंस, क्योंकि इसके अंदर क्या है? एंजाइम है। ये एंजाइम जो इसके अंदर है, दे आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग एवरीथिंग, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, लिपिड हो, व्हाट एवर इट इज, दे कैन डाइजेस्ट ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो जो भी अगर मान ली कोई सेल ने कुछ चीज एनगल्फ करी, जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं वो फैगोसाइटोसिस करते हैं ना, सेल को वो करते हैं, मतलब किसी भी फॉरेन पार्टिकल को एनगल्फ करते हैं, तो वहां पे क्या होगा? ये लाइसोसोम उनसे जाके फ्यूज कर जाएंगे और सबको डाइजेस्ट कर जाएंगे। तो डिफेंस में भी ये हेल्प करता है। उसके साथ साथ मैंने इन बच्चों को भी बताया हुआ है कि किस तरीके से लाइसोसोम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस बात को समझना, एक सेल की जो लाइफ है वो बिल्कुल एकदम फिक्स होती है। सेल की लाइफ क्या होती है? फिक्स होती है। मतलब आरबीसी सबसे कॉमन एग्जांपल है, कितनी लाइफ स्पेन होती है आरबीसी की? बताओ समृद्धि, व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी? नहीं मालूम? भूल गई? एल्मस, किसको पता है पूरी क्लास में से? 120 डेज। आरबीसी की जो लाइफ स्पेन है वो कितनी है? वो 120 डेज होनी चाहिए। उसी तरीके से बहुत सारे हमारे जो रिस्पेक्टिव सेल्स हैं, सबका लाइफ स्पेन बेटा फिक्स है। तो एक बार सेल बन के आता है, वो अपना एक लाइफ स्पेन कंप्लीट करता है, उसके बाद उसकी डेथ होनी है।
तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सर सेल की जो डेथ है वो प्रोग्राम्ड है। जैसे आप मानो कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अब बताओ इंसानों की डेथ प्रोग्राम्ड है कि नहीं है? कभी तुमने ऐसा सुना है कि भैया कोई एक बंदा आया, उसने जन्म लिया और वो 1800-2000 साल हो गए, मरा ही नहीं है अभी तक? हमारा जो एक लेवरेज लाइफ स्पैन है, मतलब वही 70-80-90 साल का, उतना कोई बंदा जीता है और वो मर जाता है। यस या नो? तो सेल का भी बिल्कुल सेम ही है कि सेल पैदा हुआ, कुछ लंबे टाइम तक वो अपना रहेगा और उसके बाद वो मर जाएगा। तो उसकी डेथ एक टाइम के बाद में प्रोग्राम्ड है। इस प्रोग्राम्ड सेल डेथ के प्रोसेस को हम कहते हैं अपोप्टोसिस। और ये इतना इंपॉर्टेंट फिनोमेना है बेटा कि ये अगर फेल हो जाए, ये प्रोसेस अगर फेल हो जाए, अपोप्टोसिस का जो हमारा फिनोमेना है वो फेल हो जाए, तो कैंसर जैसी भयंकर बीमारी होती है। बिकॉज फिर सेल आपके मरेंगे ही नहीं। सेल नहीं मरेंगे तो सेल डिवाइड करते चले जाएंगे, नंबर में इंक्रीज हो जाएंगे, और ऐसी स्टेज तो कैंसर होती है। तो अगर सेल को एक टाइम पे मारना है तो एक प्रोसेस के थ्रू, अपोप्टोटिक पाथवे के थ्रू, हमें ये लाइसोसोम अंदर से फटवाने होते हैं कि भैया सेल को पूरा डाइजेस्ट करना, मार दो, तो अंदर ही फट जाएंगे पूरे, सेल खत्म हो जाएगा। ठीक है? 120 डेज, 120 डेज अपोप्टोसिस, वो जरूरत नहीं है, बस वो समझ लो। तो क्योंकि वो लाइसोसोम ही करेगा। ठीक है? चलो बेटा, सो वर्क्स अंडर एंजाइम। एंजाइम के बारे में एक दो पॉइंट और याद रख लो बेटा, कि दे कैन डाइजेस्ट कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन्स, है ना, एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ये बेटा सबको डाइजेस्ट कर जाते हैं। बोलो लाइसोसोम के बारे में कोई दिक्कत? आगे बढ़ा दूं बात को? देखो, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी apparatus। तो कहां से बनते हैं? गोल्जी apparatus से बनता है। ठीक है? Isolated lysosomal vesicles have been found in to be very rich in almost all types of hydrolytic enzyme, hydrolases, lipase, protease, carbohydrate। लाइपेज डाइजेस्ट करती फैट को, प्रोटीएज डाइजेस्ट करेगी प्रोटीन को, और कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट करेंगी कार्बोहाइड्रेट्स को। ठीक है? ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच, एसिडिक पीएच पे काम करती हैं बेटा। दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। दैट्स इट। लाइसोसोम के बारे में डाल बातें। अब आज के सेशन का जो आखिरी टॉपिक बचा है, दैट इज द वैक्यूल्स। अब वो कर लेते हैं बच्चा। ठीक है? बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? देखो एक बार रिवीजन पे आ जाओ। ईआर की बात करी, सिस्टर ने ट्यूब्यूल वेसिकल का बना हुआ है। किससे निकलता है? न्यूक्लियस से निकलता है सर। पूरी साइटोप्लाज्म की स्पेस को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल वाली साइटोप्लाज्म वाली स्पेस है, ल्यूमिनल ईआर के अंदर की स्पेस है। अगर ईआर के ऊपर राइबोसोम है तो आरईआर है, और नहीं है तो एससीआर है। आरईआर प्रोटीन बनाएगा, एससीआर लिपिड बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा गोल्जी बॉडी, सिस्टरने का बना हुआ, जो आपस में कनेक्टेड है। एक फेज होगा न्यूक्लियस की तरफ जो सिस कॉन्वेक्स और फॉर्मिंग फेज होगा, और एक फेज उससे दूसरा होगा जो कि ट्रांस कॉन्केव और मैच्योरिंग फेज होगा। तो कोई भी अगर मान लो प्रोटीन का लिपिड का मॉडिफिकेशन होना है तो वो वेसिकल के फॉर्म में आरईआर से या एससीआर से आता है। सिस फेज, फॉर्मिंग फेज या कॉन्वेक्स फेज में आके फ्यूज करेगा, वहां उसका मॉडिफिकेशन होगा और वो एंड पे मैच्योरिंग फेज की तरफ मूव करेगा। मैच्योर फेज में उसको फिर से वेसिकल के फॉर्म में पैक किया जाएगा, वो वहां से निकलेगा, और जहां पे उसको जाना है, सेल के अंदर जाना है, सेल के बाहर जाना है, वो वहां पे उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा वेसिकल के थ्रू। फिर हमने लाइसोसोम की बात करी सर, अगर बहुत सारी एंजाइम हमारी गोल्जी apparatus से, ठीक है, पैक होकर के निकले, जो कि जिनके अंदर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस एंजाइम हो जाए, तो वो वेसिकल क्या कहला देंगी? उनको बोलते हैं लाइसोसोम्स, जो अभी हमने करा। ठीक है? तो आज का जो आखिरी टॉपिक है, ठीक है, वो है हमारा वैक्यूल्स। क्लियर? तो वैक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो बेटा वैक्यूल के बारे में सबसे पहला पॉइंट हमारा तो यही होगा कि ये मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स हैं which are found within cytoplasm of cell। पहला पॉइंट तो इनके बारे में ये हुआ। दूसरा पॉइंट इनके बारे में ये है कि सर ये बहुत सारे टाइप्स होते हैं बेटा, इनके टाइप्स होते हैं। तो जब टाइप की बात करते हैं तो हमें बेसिकली तीन टाइप पढ़ना है।
क्या पढ़ना है? 3 टाइप। तो पहला टाइप है आपका, बोलते हैं सैप वैक्यूल्स। क्या बोलेंगे? सैप वैक्यूल्स। दूसरा टाइप होता है हमारा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। और तीसरा टाइप है बेटा, उसको बोलते हैं फूड वैक्यूल्स। ठीक है? सेल के अंदर कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील मिलती हैं, जिनको बेसिकली हम वैक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है? और 3 टाइप का होगा, सैप, कॉन्ट्रेक्टाइल एंड फूड वैक्यूल। तो वन बाय वन अगर हम मान लो तीनों की बात करें, तो सबसे पहले बात करते हैं सैप वैक्यूल के बारे में। सैप वैक्यूल्स के बारे में, तो बेसिकली ये जो हमारे मेम्ब्रेन वैक्यूल्स हैं, दे आर फाउंड इन प्लांट सेल्स। किसमें मिलेंगे? प्लांट सेल के अंदर। इनकी जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन, उसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? टोनोप्लास्ट। अब इस टोनोप्लास्ट की खास बात है इस मेम्ब्रेन की, कि ये टोनोप्लास्ट जो ट्रांसपोर्ट है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करती है। तुम लोग तो थे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, एलएमएस जानती हो ना, क्या होता है बताओ एक्टिव ट्रांसपोर्ट? वेरी गुड। तो और उसका जो ट्रांसपोर्ट का मूवमेंट है, कौन सी कंसंट्रेशन से कौन सी कंसंट्रेशन की तरफ होगा? हाई से लो या लो टू हाई? वेरी गुड, लो टू हाई होता है। ठीक है? तो मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट विच अलाउस एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाती है ना। तो हेंस ये जो हमारे वैक्यूल्स हैं, दे हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ salts, excretory material, वाटर, पिगमेंट्स वगैरह वगैरह। और ये जो सैप वैक्यूल है बेटा, ऑक्यूपाइज 90% ऑफ सेल स्पेस। तो देखो बेटा, एक बार मान लीजिए आपके पास कोई सेल है, तो यहाँ ये पूरा बड़ा सा जो ऑर्गेनील है वो कौन मिलेगा? सैप वैक्यूल। तो प्लांट के अंदर कुछ भी स्टोर करने के लिए होता है, तो वो इसी में स्टोर होता है अंदर। इसकी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। याद रखना, क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं बेटा, इस बात को याद रख लेना, टोनोप्लास्ट। मैं अलग से हाईलाइट कर रहा हूँ इसे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अलाउ करती है, तो इसलिए हर चीज की कंसेंट्रेशन इसके अंदर क्या रहेगी? हाई रहेगी। तो ये हमारा पहला टाइप का वैक्यूल हो गया। अब उसके बाद हमारे पास 2 टाइप के वैक्यूल और थे। सबसे पहला एक था कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। क्या था? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। अब ये जो वैक्यूल है, और दूसरा जो वैक्यूल है, वो है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल। ठीक है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बेटा वो मेम्ब्रेन का ही बना हुआ है, मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब इसमें अब जो मेम्ब्रेन है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन ही है। सेल मेम्ब्रेन ही है। इसका कॉमन फंक्शन क्या है? इट इज कंसर्न विद excretion and osmoregulation। excretion and osmoregulation। इसका एग्जांपल जो है आपको देखने को मिलेगा मोस्ट कॉमनली अमीबा, पैरामीशियम। पढ़े हैं ना ये सब तो तुमने, अमीबा, पैरामीशियम। तो इनके अंदर जो हमारे छोटे छोटे वैक्यूल्स मिलेंगे, इनको बोलते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो इन वैक्यूल का काम होता है कि एक्सक्रीशन करना और ऑस्मोरेगुलेशन करना। निकुंज, व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन? परिधि आप बताओ बेटा, व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन? किसकी कंसेंट्रेशन? एंड सॉल्ट। वेरी गुड। तो बॉडी के अंदर जो सॉल्ट और वाटर बैलेंस को मेंटेन करे उसको ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। हाँ, समझ गए बात को? दूसरा है फूड वैक्यूल। इट इज फॉर्म्ड बाय एनगल्फिंग ऑफ फूड। इसका भी सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है बेटा? अमीबा। क्योंकि अमीबा क्या करता है? फैगोसाइटोसिस ही करता है।
तो ये फूड वैक्यूल हो गया। तो वैक्यूल में बेसिकली आप देख लो कि आपके पास एक तो सैप वैक्यूल है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है और फूड वैक्यूल है। सबसे प्रोमिनेंटली आपके पास सैप वैक्यूल ही होगा। देखो जरा एक बार, ये एनसीईआरटी भी लगभग ये 2-3 एक्सप्लेन कर रही है। मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म contain water, sap, excretory product not useful for the cell. Vacuole is bound by a single membrane which is called tonoplast, है ना? In a plant cell कुछ पूछना है? हाँ वो भी बता देंगे एक बार, ठीक है। Called tonoplast. In plant cells, the vacuoles can occupy up to 90% of the volume of the cell. In plant, tonoplast facilitates the transport of number of ions and other material against concentration gradient, है ना, from low to high concentration, almus इधर, ठीक है, into the vacuole. Hence, their concentration is significantly higher in vacuole than in the cytoplasm. In amoeba, the contractile vacuole is important for osmoregulation and excretion. In many cells, as in protists, food vacuoles are formed by engulfing the food particles. ठीक है, चलो एक एक्स्ट्रा भी था जिसको तुम बोल सकते हो गैस वैक्यूल्स। गैस वैक्यूल्स, ये गैस वैक्यूल जो अपने को मिलते हैं वो किस में मिलते हैं? फाउंड इन, यस, ब्लू ग्रीन अलगा एंड पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं? बुयोंसी प्रोवाइड करते हैं। इनका फंक्शन क्या होगा? दे प्रोवाइड्स बुयोंसी, क्योंकि भैया ये एक्वेटिक है ना ऑर्गेनिज्म, तो इनको पानी में तैरने की थोड़ी टेंडेंसी चाहिए, इसलिए ऐसा होता है। तो हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम डन हो गया, ठीक है। अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? नहीं आ रहा? वैक्यूल के बारे में, टोनोप्लास्ट है, 90% सेल की स्पेस है, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एवरीथिंग बिकॉज along against the concentration gradient ट्रांसपोर्ट अलाउ करती है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑस्मोरेगुलेशन एक्सक्रीशन कर रहा है, फूड वैक्यूल एनगल्फिंग ऑफ फूड से बनता है। दैट्स इट, ओके। चलिए तो आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे।